दोस्तों आज हिंदी व्याकरण का ये पार्ट 2 वीडियो है, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन सब से रिलेटेड टोटल 150 क्वेश्चन आज हम MCQ आपको कराने वाले हैं। ये ऐसे टॉपिक है दोस्तों जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयुक्त है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और जहाँ भी आपको दिक्कत होगी किसी भी ऑप्शन में या किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास। दोस्तों मुझे पता है कि जितने भी लोग देख रहे हैं इनमें से बहुत सारे लोगों को इन सभी टॉपिक के बारे में अच्छी खासी जानकारी होगी, लेकिन इसके बाद भी आप अपना नॉलेज परखने के लिए एक बार ये हमारी कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है, नील कमल शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। माता पिता में द्वंद्व समास है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसकी डिटेलिंग में MCQ जो मैं करा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF फाइल या कि ये जितने भी संधि समास और ये जितने भी टॉपिक पर हम MCQ करा रहे हैं, अगर इनकी थ्योरी क्लास आपको चाहिए, थ्योरी नोट्स चाहिए, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में ज्वाइन करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब आप कमेंट करके बताएंगे तब हम वहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशानन अर्थात रावण। दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास है किसमें? दशानन में। नेक्स्ट है, राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? राजा और पुत्र, राजा में पुत्र, राजा का पुत्र या राजा जैसा पुत्र? इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आप ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, लेकिन छोटी सी मिस्टेक के कारण हम सभी से गलती हो जाती है। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराने वाले हैं। आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राजा का पुत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। दोस्तों द्विगु समास वो होता है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जिसमें शुरू में कुछ अंक जैसे शब्द लिखे होते हैं, जैसे पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह, है ना? तो ये आपका द्विगु समास हो गया। और जैसे चौराहा हो गया, 4 रास्तों का समूह, तिराहा हो गया, 3 रास्तों का समूह, नवग्रह हो गया, 9 ग्रहों का समूह, है ना? तो जहाँ पे शुरू में अंक जैसी कुछ आभास हो तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। नेक्स्ट है, देशभक्ति में कौन सा तत्पुरुष समास है? करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष? इसका राइट आंसर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्वंद्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर कहीं पे हमसे मिस्टेक हुआ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। आपका स्वागत है, आप कमेंट करिए। नेक्स्ट है, चंद्रमुख शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। चंद्रमा जैसा मुख, है ना? कर्मधारय हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या द्विगु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो द्वंद्व समास है
वो क्या होता है कि ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम अगर उनके बीच में कोई योजक चिन्ह लगाकर भी अगर उनको लिखते हैं तो उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता और पिता, भाई और बहन, इन सबको हम भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, है ना, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। नेक्स्ट है चक्रपाणी, मतलब विष्णु, है ना, जो चक्र को धारण करते हैं, में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या बहुब्रीहि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है? ऐसा समास जो अपने शब्द के साथ किसी तीसरे व्यक्ति की अनुभूति कराता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पे चक्रपाणी है, चक्रपाणी का मतलब होता है जो चक्र को धारण करते हैं। चक्र को धारण कौन करते हैं? भगवान विष्णु, है ना, तो यहाँ पे ये बहुब्रीहि हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहाँ पे आप क्वेश्चन होता कि मुरलीधर, अर्थात मुरली को धारण करने वाले भगवान कृष्ण, तो वहाँ भी बहुब्रीहि समास हो जाता। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। नेक्स्ट है रसोई घर का समास विग्रह क्या है? जो रसोई घर है इसका समास विग्रह क्या है? रसोई और घर, रसोई के लिए घर, रसोई में घर, या घर की रसोई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसोई के लिए घर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पहले देना है करेक्ट आंसर देखने से पहले, तो आप वो भी कर सकते हैं। वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर के साथ में उसका राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नवग्रह में कौन सा समास है? ये देखिए आ गया क्वेश्चन ना, नवग्रह। अब बिल्कुल आपको पता होगा, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि इसका द्विगु समास होगा, क्योंकि नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। नेक्स्ट है मृगनयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या द्वंद्व समास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय। मृगनयनी, मृग के जैसे आँखों वाले, है ना, या मृग के जैसे आँखों वाली, इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट है आप बीती शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष या अव्ययी भाव समास? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास अधिकरण, है ना। आप बीती में तत्पुरुष समास अधिकरण है। नेक्स्ट है अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखिए अभी तक आपने उसका क्वेश्चन किया है समास का, अब यहाँ से जो है तो उपसर्ग आ गया है, फिर प्रत्यय आएगा। ऐसे ही हर एक टॉपिक से रिलेटेड हमने क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो अत्यंत शब्द में जो उपसर्ग लगा है तो कौन सा उपसर्ग है? अ, अत्य, अत या अति? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका अति। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? दोस्तों, उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के शुरू में लग करके उसका अर्थ या उसका भाव बदल देता है ना, तो वो होता है उपसर्ग। और जो शब्द के बाद में लगता है उसको कहते हैं प्रत्यय। ठीक, अब यहाँ पे शब्द है पराजय। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प, परा, पर या जय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परा, है ना, क्योंकि एक शब्द है जय और जय के पहले लग गया परा, तो ये इसका अर्थ ही बदल गया, क्या हो गया? पराजय। जय का मतलब होता है जीतना और पराजय का मतलब होता है हारना। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सुकर्म, सुडौल, सुमन या सुनार? अब बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें सु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? बाकी में लगा है लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसमें सु उपसर्ग नहीं लगा है। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनार। क्यों? क्योंकि बाकी जो शब्द हैं वो इनका जो मूल शब्द है वो है, जैसे सुकर्म का है कर्म, डौल का है जैसे डील डौल जिसको कहते हैं बॉडी बिल्डर के लिए, और मन, मन मतलब जो मन है, मन के लिए सुमन हो गया, सुंदर मन। ठीक है, तो ये सब इनका जो मूल शब्द है कर्म है, डौल है और मन है, इनके पहले सु लग गया है, ये उपसर्ग लगा है। लेकिन जो सुनार है ये पूरा एक मूल शब्द ही है, इसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट है बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बा, बद या नाम या बा? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बद, है ना। बद उपसर्ग लगा है
क्योंकि नाम एक मूल शब्द है और उसके पहले नाम लग गया है, वो सॉरी बद लग गया है, तो ये हो गया है बदनाम। नेक्स्ट है अभ्यागत शब्द में उपसर्ग पहचानिए। आ, अभ्य, अभि या आगत। तो इसका राइट आंसर है अभि, है ना, अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी, निर, निह या नी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर, ठीक है, जैसे निर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अधोगति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधो, अध, अधः या आ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधः, है ना, अधः इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लापता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस भाषा का है? जैसे कहते हैं ना कि गायब हो जाना, लापता हो जाना, तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है ला, है, तो ये किस भाषा का है? संस्कृत है, हिंदी है, अरबी फारसी है या अंग्रेजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरबी फारसी है ना, ना संस्कृत है, ना हिंदी है, ना अंग्रेजी है। ये शब्द कौन सा है? लापता, अरबी फारसी, ठीक है। नेक्स्ट है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? स, सम, सन या संस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 49 में कौन सा उपसर्ग है? उन, उ, उत या ऊन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उन, है ना। उन जो है, उन का मतलब होता है कि एक कम, ठीक है, और यहाँ पे ये उन जो है तो उपसर्ग के रूप में काम कर रहा है। नेक्स्ट है अनुचर शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें लगा है अनु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप उपसर्ग नहीं है। अपमान, अपशब्द, अपयश या अपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना। अपना पूरा एक मूल शब्द है, बाकी जो शब्द हैं वो उनके मूल शब्द कुछ और हैं। जैसे मान, मान में अप लग गया तो अपमान हो गया। शब्द एक है और शब्द में अप लग गया तो अपशब्द हो गया। यश, यश कीर्ति जिसको कहते हैं, तो इसमें अप लग गया तो अपयश हो गया, ठीक है। लेकिन अपना जो है तो अपना एक पूरा शब्द है, मूल शब्द ही है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति, है ना। ध्वनि अलग है, प्रति अलग है, और प्रति लग गया तो प्रतिध्वनि बन गया। नेक्स्ट है दुस्साहस शब्द में उपसर्ग है दु, दुस, दुष या दूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुस। ये ध्यान रखना है आपको, दुस दो तरह से लिखा हुआ है, एक बी में दुस लिखा है, एक सी में लिखा है। जो बी में लिखा है तो सा के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जिसमें हलंत लगा होगा वो इसका सही उत्तर होगा, जिसमें हलंत नहीं है तो वो उसका उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट है बेईमान में बे उपसर्ग किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू फारसी या हिंदी। तो ये लिया गया है उर्दू फारसी से, है ना। सही उत्तर जो इसका मूल शब्द है वो है ईमान। ईमान के पहले बे लग गया, हो गया बेईमान, ठीक। तो जो बे शब्द है, बे उपसर्ग है, तो ये उर्दू फारसी का शब्द है। नेक्स्ट है लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ से प्रत्यय के क्वेश्चन शुरू हो गए। लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वट, आवट, हट या लिख। तो लिख तो होगा नहीं, क्योंकि प्रत्यय जो है तो शब्द के बाद लगता है, शब्द के अंत में लगता है प्रत्यय, और उपसर्ग लगता है शब्द के पहले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आवट, है ना, लिखावट, जैसे लिख और लिखावट ऐसा। नेक्स्ट है सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? समाधन जिक, समाज धन इक, साम धन आजिक या समाज धन क। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज धन इक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कड़, अक्कड़, भू या अकड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्कड़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सामाजिक, दैविक, नैतिक, अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक। अधिक में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सभी जो शब्द हैं सामाजिक, दैविक, नैतिक, इन सब में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, लेकिन अधिक में नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, लुहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आर, हार, र या लुह? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर, है ना, लुहार। नेक्स्ट है, तैराक शब्द में प्रत्यय पहचानिए। क, राक, आक या अक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आक, है ना, तैराक में आक प्रत्यय है। नेक्स्ट है, महानता शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो इसमें जुड़ा है ता प्रत्यय। जैसे महान एक मूल शब्द है, इसमें ता जुड़ गया है तो महानता हो गया है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग करें। खिलाड़ी में मूल शब्द और प्रत्यय कौन कौन सा है? खिल धन आड़ी, खिला धन ड़ी, खेल धन आड़ी या खी धन लाड़ी? क्या होगा इसका सही उत्तर? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको इतना तो पता होगा अगर आप इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे तो क्वेश्चन नंबर 38, इसका आप राइट आंसर हमको कमेंट करिएगा अगर पता है तो। नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल धन आड़ी बराबर खिलाड़ी। नेक्स्ट है, चतुराई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है ई, राई, आई या तुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई। चतुर मूल शब्द है और आई प्रत्यय लग गया है तो चतुराई हो गया है। नेक्स्ट है, कठिनाई में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें भी आई प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि कठिन मूल शब्द है और आई प्रत्यय लग गया तो कठिनाई हो गया है। नेक्स्ट है, भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गोड़ा, ओड़ा, ड या आ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, सुनारिन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इन, रिन, न या आरिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन। सुनार एक मूल शब्द है, सुनार में इन प्रत्यय लग गया तो हो गया है सुनारिन। नेक्स्ट है, बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पन, न, चपन या पचपन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पन, है ना। जैसे बच हो गया और बच में जो प्रत्यय लग गया है पन, तो ये इसका हो गया है बचपन। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक शब्द किस प्रत्यय से बना है? क, निक, इक या आनिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इक। क्यों? क्योंकि जो वैज्ञानिक शब्द है तो ये इसका मूल शब्द जो है वो है विज्ञान, और विज्ञान में इक लग गया तो अब वैज्ञानिक तो होगा नहीं, इसलिए इसमें वैज्ञानिक हो गया, इक प्रत्यय लग गया है। नेक्स्ट है, ठाकुराइन शब्द में प्रत्यय है इन, आइन, राइन या इन ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइन, क्योंकि ठाकुर मूल शब्द है और ठाकुर में जब आइन प्रत्यय लगा है तो ठाकुराइन हो गया है। नेक्स्ट है, गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है? अब यहाँ से हमारे संज्ञा के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मिठास शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक, क्योंकि मिठास जो है तो एक भाव है, ना तो कोई व्यक्ति है, ना जाति है, ना द्रव्य है। ये क्या है? मिठास, कड़वाहट, है ना, ये सब क्या है? ये भाव है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है नदी, पर्वत, शहर और हिमालय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, हिमालय, क्योंकि हिमालय एक पर्वत का नाम है जो कि वो जातिवाचक नहीं है, वो उसको हम व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। लेकिन नदी, अब नदी जो है तो जातिवाचक है, क्योंकि नदी कोई भी नदी हो सकती है,
पर्वत कोई भी हो सकता है, शहर कोई भी हो सकता है, इसलिए ये सब जातिवाचक हैं। लेकिन हिमालय जो है तो जातिवाचक नहीं है, इसको हम व्यक्तिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है, सेना शब्द किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक जो है तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे जातिवाचक हो, लेकिन जातिवाचक नहीं होगा, ये समूहवाचक होगा। क्योंकि सेना एक व्यक्ति को थोड़ी कहते हैं, है ना। सेना में तो ग्रुप होता है कई सारे लोगों का, उनको सेना कहा जाता है। नेक्स्ट है, सोना मतलब धातु वाला सोना शब्द कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक है? तो जाहिर सी बात है, सोना एक धातु है, एक द्रव्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक? तो इसका राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा, है ना। बुढ़ापा, जवानी, है ना, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। नेक्स्ट है, लड़का शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है? तो ये है जातिवाचक। क्यों? क्योंकि लड़का पूछा है, लड़का तो कोई भी लड़का हो सकता है। अगर हाँ किसी का नाम यहाँ पे लिख दिया जाता तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ लड़का बोला गया है, तो लड़का तो कोई भी लड़का हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर, मनुष्य, गुरु या शत्रुता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शत्रुता। शत्रुता जो है तो एक भाव है, शत्रुता हो गया, मित्रता हो गया, ये सब क्या है? एक भाव है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंज शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक होगा। क्यों? क्योंकि कुंज शब्द का मतलब होता है ग्रुप, समूह। ठीक, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, ताजमहल शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? तो जाहिर सी बात है, ताजमहल एक स्थान है, एक जो है तो टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, जो कि आगरा में स्थित है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। ठीक है, स्पेसिफिक एक नाम है ताजमहल, इसलिए ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रोध किस प्रकार की संज्ञा है? जाति है, भाव है, व्यक्ति है या समूह है? तो हमने आपको बताया ना कि जो क्रोध है, शत्रुता है, मित्रता है, ठीक है, और खुशी है, ये सब क्या है? भाव है, भाव प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर भी भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? तो ये क्या है? जातिवाचक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुस्तक लिखा हुआ है, किसी पुस्तक का नाम नहीं लिखा है, तो पुस्तक के अंतर्गत कई सारी पुस्तकें आ जाती है, इसलिए ये जातिवाचक है। नेक्स्ट, लड़कपन शब्द है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लड़कपन जो है तो क्या है इसका? आप जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो, तो कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। लड़कपन, अगर इसका आंसर आप दे लिए तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप जो है तो आपकी तैयारी डीप लेवल में हुई है। ठीक है, और अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाए तो थोड़ा सा आपको और तैयारी करने की ज़रूरत है। लड़कपन शब्द का इसका राइट आंसर क्या होगा? भाववाचक। ठीक है, लड़कपन जो है तो एक भाव है, ना तो कोई जाति है, ना व्यक्तिवाचक है, ना समूहवाचक है। लड़कपन जो है तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, तेल। तेल शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? तो आपको भी पता है कि तेल क्या है? एक द्रव्य है ना, तो ये क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है?
ये है भाववाचक, हमने पहले ही आपको बताया था, शत्रुता मित्रता। नेक्स्ट है मैं हम किस प्रकार के सर्वनाम हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब सर्वनाम वाले आएंगे, ठीक है। बाकी फिर आगे और नेक्स्ट मतलब टॉपिक चेंज होगी, लेकिन 15-20 क्वेश्चन ऐसे मैं हर टॉपिक से उठाया हूँ। मैं हम किस प्रकार के सर्वनाम है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष या निजवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यह वह सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो ये आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में, ठीक है। जहाँ पे निश्चितता होती है ना, और संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं ऐसे शब्द, उनको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर डायरेक्ट उसका नाम ना लेकर के उसके स्थान पे कुछ दूसरा शब्द, जैसे यह किसका है, मतलब यह मोबाइल किसका है, यह किताब किसकी है, ठीक। तो ये इस तरह के जो शब्द यूज होते हैं तो उनको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। इसका राइट आंसर है अनिश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पे कोई और कुछ मतलब कोई निश्चित नहीं है ना, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है जो सो सर्वनाम का प्रयोग किस भेद में होता है। संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक में, है ना। जो सो सर्वनाम का प्रयोग जो है तो संबंधवाचक के लिए किया जाता है। जो बोएगा सो काटेगा, ठीक है, मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। नेक्स्ट है आप भला तो जग भला। वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है। मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या निजवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर है निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट तुम, तू, आप सुनने वाले के लिए किस पुरुष के सर्वनाम हैं। उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या संबंधवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कौन क्या सर्वनाम किस भेद से संबंधित हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो ये है प्रश्नवाचक, है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है। कौन क्या ये जैसे प्रश्न टाइप में हो रहे हैं ना, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट है वह शब्द सर्वनाम है। जो शब्द है वह, ये कौन सा सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या निजवाचक सर्वनाम है। तो ये है अन्य पुरुष, ठीक है, अन्य पुरुष सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट शायद कमरे में कोई छिपा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कोई है ना। ये एक स्टेटमेंट है कि शायद कमरे में कोई छिपा है, तो इस स्टेटमेंट में एक शब्द है कोई। तो ये जो कोई शब्द है ये क्या है। प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है या निजवाचक है। तो इसका मतलब है अनिश्चयवाचक है, मतलब कोई छिपा है, कोई फिक्स नहीं है कि कौन छिपा है, लेकिन कोई तो है ना, इसलिए ये अनिश्चयवाचक है। नेक्स्ट है स्वयं, खुद किस सर्वनाम के उदाहरण है। तो ये है निजवाचक, जो खुद के लिए या स्वयं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट है जिसे देखो वही व्यस्त है। जिसे देखो वही व्यस्त है। वाक्य में जिसे और वही कौन से सर्वनाम है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक, है ना, क्योंकि जिसको देखो वही व्यस्त है, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहा है ना, इसलिए ये संबंधवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? मैं, तुम, वह, कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई। अब कोई में क्या है कि यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कोई में कौन है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई। नेक्स्ट है, आप कहाँ जा रहे हैं? इस वाक्य में आप है, आप क्या है? निजवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या उत्तम पुरुष? तो ये है मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष सर्वनाम है आप। नेक्स्ट है, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है में यह कौन सा सर्वनाम है? जो यह शब्द है तो कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वनाम के कुल कितने भेद माने जाते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो कितने भेद हैं सर्वनाम के? बिल्कुल 6 भेद हैं सर्वनाम के। नेक्स्ट, काला घोड़ा दौड़ रहा है। वाक्य में काला शब्द क्या है? क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है या संज्ञा है? क्या है? विशेषण है ना। विशेषता बता रहा है, इसलिए यह काला जो शब्द है ये क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट, 4 लीटर दूध में रेखांकित पद 4 लीटर किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक, है ना। जो द्रव्य के लिए यूज किया जाता है वो है परिमाणवाचक। 4 लीटर की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वाक्य में कुछ किस प्रकार का विशेषण है? निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक? तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है कितने हैं, पर कुछ खेल रहे हैं। तो कुछ खेल रहे हैं मतलब अनिश्चित है। और क्या है? अब आखिर बच्चे हैं, कोई द्रव्य तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक। नेक्स्ट है, यह घर मेरा है। वाक्य में यह शब्द क्या है? तो यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रखर शब्द है। प्रखर जो शब्द है ये क्या है? संज्ञा है, प्रविशेषण है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। क्यों? क्योंकि प्रखर शब्द का मतलब होता है धारदार, है ना। जो तेज धार का होता है उसको प्रखर कहते हैं। ठीक है। और प्रखर किसी न किसी की विशेषता बताता है, जैसे धारदार तलवार या चाकू धारदार या प्रखर तलवार या प्रखर चाकू। ठीक, इस प्रकार से। तो जो प्रखर है तो ये एक विशेषण है जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जो है तो विशेषता बताता है। ठीक है। नेक्स्ट, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, अलस, आलसी या आलसीपन? इधर से जो विशेषण वाले शब्द आ रहे हैं ना, विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आलस्य शब्द का जो विशेषण है वो है आलसी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? क्रिया, विशेष, विशेषण या प्रविशेषण? तो ये क्या होता है? विशेषण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मीठा आम में मीठा विशेषण किस कोटि का है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक या संख्यावाचक? तो मीठा जो है तो आम की क्वालिटी बता रहा है ना, कि मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है, कैसा है। तो ये जो है तो गुण बता रहा है आम की, तो ये है गुणवाचक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 10 क्विंटल गेहूं में कौन सा विशेषण है? तो इसमें है निश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, निश्चित है कितना? 10 क्विंटल है। ठीक। नेक्स्ट है, लंबी लड़की। इसमें विशेषण क्या है? संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या सार्वनामिक है? तो क्या है? गुणवाचक है। ठीक है, क्योंकि लंबी लड़की है, उसमें परिमाणवाचक नहीं होगा, ये मत सोचिएगा। क्योंकि परिमाण शब्द जो है तो ये द्रव्य के लिए,
द्रव की विशेषता बताने के लिए होता है। जैसे अभी आपने देखा कि 10 क्विंटल गेहूँ, 4 लीटर दूध, ठीक है। ऐसे जो द्रव होते हैं उनके लिए परिमाण होता है, लेकिन किसी सजीव के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए उसकी विशेषता बताने के लिए गुणवाचक यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, वह बहुत तेज़ दौड़ता है। वह बहुत तेज़ दौड़ता है में बहुत क्या है? जो बहुत शब्द है ये क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है या क्रिया है? तो ये क्या है? प्रविशेषण है। कुछ लोगों को लगा होगा कि ये क्रिया विशेषण है, पर क्रिया विशेषण ये नहीं, ये प्रविशेषण इसको कहते हैं। प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण वो विशेषण होता है जो क्रिया की विशेषता बतलाता है, ठीक है। वह दौड़ तो रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा है? बहुत तेज़ दौड़ रहा है, ठीक है। तो बहुत यहाँ पे जो है तो उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है, ठीक। तो ये होता है, इसको प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऐतिहासिक, उपासक, नागरिक, परिचय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिचय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिचय जो है तो विशेषण नहीं है, बाकी ऐतिहासिक भी विशेषण है, उपासक है, नागरिक है, लेकिन परिचय जो है तो नहीं है। अगर इसमें आपको डाउट होगा ना तो कमेंट करिएगा, तो हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है, जैसा देश वैसा भेष में जैसा और वैसा किस प्रकार के विशेषण हैं? गुणवाचक हैं, संख्यावाचक हैं, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है? तो ये है सार्वनामिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विशेषण की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था होती है। सुंदर की उत्तरावस्था क्या होगी? सुंदर की उत्तरावस्था क्या होगी? जैसे विशेषण में कितनी अवस्था होती है? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो सुंदर की उत्तरावस्था क्या होगी? सुंदरतम, सुंदरता, सुंदरतर या सौंदर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरतर, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, थोड़ा पानी दीजिए। थोड़ा पानी दीजिए में थोड़ा शब्द क्या है? निश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक या अनिश्चित परिमाणवाचक? इसका राइट आंसर है अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि थोड़ा बोला गया है। अब थोड़ा कोई माप थोड़ी होता है ना, कि थोड़ा नाम का भी कोई माप होता है जिसके माध्यम से किसी भी द्रव को मापा जाए। थोड़ा बोला गया है, एक बूंद भी हो सकता है, एक गिलास भी हो सकता है, एक जग भी हो सकता है, एक बाल्टी भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा पानी, अब कितना थोड़ा, इसीलिए ये अनिश्चित है। और क्या है? एक द्रव है, इसीलिए ये क्या है? परिमाणवाचक है ना। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो थोड़ा शब्द यूज हुआ है ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब इधर के जो क्वेश्चन है वो क्रिया से संबंधित आ गए हैं, ठीक है। तो राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक क्रिया? कौन सी हो रही है? बिल्कुल अकर्मक क्रिया हो रही है। अकर्मक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ संज्ञा पर होती है ना, किसी अन्य पर उसका प्रभाव नहीं होता है, ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे राम सो रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ राम पर इसका प्रभाव हो रहा है कि वो सो रहा है, और इसका प्रभाव किसी पर नहीं हो रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है, मोहन फल खाता है। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु? इसका राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया क्यों? क्योंकि मोहन क्या करता है? फल खा रहा है। तो मोहन खा तो रहा है, पर क्या खा रहा है? फल खा रहा है। इसलिए यहाँ पे जो प्रभाव है खाने का, तो मोहन माने संज्ञा पर भी पड़ रहा है और फल पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वो फल को खा रहा है।
इसलिए ये क्रिया जो है तो सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, एक कर्मक, द्विकर्मक या प्रेरणार्थक द्वितीय। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 93, इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विकर्मक। ठीक है, द्विकर्मक इसका राइट आंसर होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि द्विकर्मक क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वह पढ़कर सो गया। वह पढ़कर सो गया, वाक्य में पढ़कर कौन सी क्रिया है? जो पढ़कर शब्द है तो कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या संयुक्त क्रिया? तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। कैसे? क्योंकि वो पढ़कर सोया है, मतलब पहले वो कार्य किया जा चुका है, इसके बाद वो सोया है, मतलब ये पूर्वकालिक क्रिया है। नेक्स्ट है हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु या अनुकरणात्मक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाम धातु क्रिया है। जो हथियाना है वो नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु? क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी है ना। नेक्स्ट, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही है क्या है? वाक्य में उड़ रही है, क्रिया क्या है? सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणादायक प्रेरणार्थक है या यौगिक क्रिया है? तो ये है अकर्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने राम से पत्र लिखवाया। वाक्य में लिखवाया क्रिया का कौन सा रूप है? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया या नाम धातु? इसका क्या हो जाएगा? लिखा नहीं है, लिखवाया है, इसलिए ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वह जाने लगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया या निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, क्योंकि वह जाने लगा, आरंभ हो रहा है, मतलब जाने की शुरुआत हो रही है ना, मतलब आरंभ बोधक हो गया। नेक्स्ट है रोना, हंसना, सोना कैसी क्रिया है? सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है या प्रेरणार्थक है? तो क्या है? अकर्मक है। ठीक। नेक्स्ट है करना से बनी प्रेरणार्थक क्रिया है। करनी, करवाना, करणीय या कार्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करवाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है या छात्रा लिख रही है? अब इन चार वाक्यों में से ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु सो रहा है। बाकी जो वाक्य हैं ये सभी सकर्मक हैं, ठीक है, लेकिन जो शिशु सो रहा है ये अकर्मक है। नेक्स्ट है बतियाना क्रिया किससे बनी है? बत्ती से, बात से, बताना से या बातूनी से? तो ये बना है बात से, है ना। बात करने की प्रक्रिया को ही तो बतियाना कहते हैं। जो बात करने की क्रिया होती है उसी को बतियाना कहते हैं। ठीक, तो ये बात से बनी है। नेक्स्ट है पानी बरस रहा है। वाक्य में क्रिया है क्या? कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या प्रेरणार्थक? तो इसमें है अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जब कर्ता स्वयं ना करके दूसरे को प्रेरित करता है
वह क्रिया कहलाती है। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को प्रेरित करता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया, नाम धातु, संयुक्त क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया? तो ये है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उत्थान शब्द का विलोम। अब यहाँ से जो प्रश्न आएंगे आपको तो वो विलोम शब्द से संबंधित आएंगे। ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे दोस्तों, विलोम शब्द, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोगों से गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, है ना। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि ऐसे ही हम और नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हम कराते रहेंगे और अभी तक कराते भी आए हैं। पिछली वीडियो भी हम हमारे चैनल में हम अपलोड कर दिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम दे देंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्थान शब्द का विलोम क्या है? उन्नति, पतन, प्रगति या उत्कर्ष? तो उत्थान का विलोम होता है पतन। नेक्स्ट है, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? अकृतज्ञ, कृतघ्न, निर्दयी या उदार? इसका राइट आंसर है कृतघ्न, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आमिष शब्द का विलोम शब्द क्या है? आमिष, आमिष का विलोम क्या है? सामिष, निरामिष, मांसाहारी या शाकाहारी? इसका मतलब है, इसका जो विलोम है वो है निरामिष। आमिष का मतलब होता है गोश्त, मांस, ठीक है, और निरामिष का मतलब होता है गोश्त रहित, मतलब बिना गोश्त का, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा निरामिष। यहाँ पे शाकाहारी मत लगा देना, शाकाहारी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शाकाहारी का मतलब होता है जो मांस नहीं खाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे निरामिष होगा। नेक्स्ट है, संकीर्ण का विलोम है। जो संकीर्ण है इसका विलोम क्या है? उत्कीर्ण, उदार, विस्तीर्ण या अनुदार? इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तीर्ण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मूक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? मतलब मूक का विलोम शब्द क्या है? मूक का मतलब होता है जो गूंगा होता है, जो या ठीक है, जो कम बोलता है या गूंगा होता है उसको मूक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाचाल। वाचाल किसको कहते हैं? जो ज़्यादा बोलता है, जो ज़्यादा बोलता है उसको वाचाल कहते हैं, जो कम या एकदम से बोलता ही नहीं है उसको मूक कहते हैं या गूंगा कहते हैं। नेक्स्ट, अल्पज्ञ का विलोम क्या है? विशेषज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या अभिज्ञ? अल्पज्ञ मतलब कम, तो बहुज्ञ मतलब ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आकर्षण का विलोम क्या है? विकर्षण, अनाकर्षण, पराकर्षण या उत्कर्षण? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकर्षण। आकर्षण का विलोम शब्द है विकर्षण। नेक्स्ट, निंदा का विलोम है स्तुति, प्रशंसा, संवेदना, संस्तुति। दोस्तों इसका अगर आप करेक्ट आंसर बता दिए तो हम मान जाएंगे कि आपने तैयारी अच्छे से किया है। बताइए निंदा का विलोम क्या होगा? सबको पता होगा, ठीक है, हर व्यक्ति को पता होगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे आंसर गलत होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो शायद नहीं होगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 113, निंदा का विलोम क्या होगा? आप हमको इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, कितने का गलत होता है। पहले कमेंट कर लीजिए, इसके बाद फिर करेक्ट आंसर देखिए। नो चीटिंग, पहले करेक्ट आंसर आप अपने हिसाब से कमेंट करिए, इसके बाद फिर देखिएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि निंदा का जो विलोम है वो है स्तुति, ठीक है। यहाँ प्रशंसा नहीं होगा भैया, ठीक है। निंदा का जो विलोम है वो है स्तुति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आलोक का विलोम शब्द क्या है? अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या रात्रि? तो आलोक का मतलब होता है प्रकाश, तो आलोक का मतलब अगर प्रकाश होता है तो आलोक का विलोम क्या होगा? अंधकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सृष्टि का विलोम क्या है? आप बताइए। विनाश, प्रलय, निर्माण या सर्जन? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रलय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नलिन,
उत्पल, रसाल या राजीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसाल। रसाल जो है तो कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी नलिन, उत्पल और राजीव तीनों हैं। तो फिर रसाल किसका पर्यायवाची है, पता है क्या? अगर पता है तो वो कमेंट करिएगा, नहीं पता तो जान लीजिए रसाल जो है तो आम का पर्यायवाची है। अग्नि का पर्यायवाची क्या है? सोम, हुतासन, अक्ष, आलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुतासन। अग्नि का जो पर्यायवाची है वो हुतासन है, जान लीजिए अगर आपको नहीं पता रहा होगा तो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलद, नीरद, वारिधि या मेघ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वारिधि, है ना। जलद, नीरद और मेघ ये तीनों बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि वारिधि जो है तो ये सागर का या महासागर का, समुद्र का पर्यायवाची है, ये बादल का नहीं है। नेक्स्ट, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? अंशुमाली, मयंक, सुधांशु, निशाकर। अब बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंशुमाली, ऑप्शन नंबर ए। अंशुमाली जो है तो सूर्य का पर्यायवाची है, बाकी मयंक, सुधांशु और निशाकर जो है तो चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीणापाणी, महाश्वेता, पद्मा या भारती। इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। पद्मा जो है तो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भारती जो है और महाश्वेता, वीणापाणी ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, गंगा एक नाम है। गंगा क्या है? एक नाम है। तो कैसा नाम है? सुरसरी, रवितनया, कालिंदी या श्यामा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरसरी, है ना। गंगा जो है तो सुरसरी है। नेक्स्ट, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात, अनल, वायु, समीर। तो पवन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, अनल। अनल जो है तो अग्नि का पर्यायवाची है। पवन का पर्यायवाची वात है, वायु है और समीर है। नेक्स्ट, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नगर्भा, हिरण्यगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, रत्नगर्भा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, आँख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चक्षु, लोचन, अक्ष, धात्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धात्री। धात्री जो है तो आँख का पर्यायवाची नहीं है, बाकी चक्षु, लोचन, अक्ष ये सब आँख के हैं। नेक्स्ट, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। दामिनी, चंचला, तड़ित, वितुंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वितुंडा। वितुंडा जो है तो बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तो फिर वितुंडा किसका पर्यायवाची है? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, वितुंडा जो है तो हाथी का पर्यायवाची है। बाकी दामिनी, चंचला और तड़ित जो है तो ये बिजली का पर्यायवाची है, और वितुंडा जो है तो हाथी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व या अनुपम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको एक शब्द में कहते हैं अभूतपूर्व। नेक्स्ट, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ज्ञानी, जिज्ञासु, ज्ञानवान या ऋषि। तो क्या है? जिज्ञासु है, ऑप्शन नंबर बी। जिसके पास जानने की इच्छा होती है उसको जिज्ञासु कहते हैं। नेक्स्ट, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए है अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या है? अजेय, दुर्जेय, अभिजीत या अपराजेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजेय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
कम बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मितभाषी, वाचाल, चपल या मृदुभाषी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मितभाषी, मतलब कम बोलने वाला। ठीक है, कम बोलने वाला को मितभाषी कहते हैं, अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं, और जो एकदम से ना बोले उसे गूंगा या मूक कहते हैं। नेक्स्ट है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए क्या कहेंगे एक शब्द में? उसे कहेंगे सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे क्या कहते हैं? पतिव्रता, सधवा, विवाहिता या अनुरक्ता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सधवा। पता नहीं आपको इसके पहले इसकी जानकारी रही हो कि ना रही हो। अगर रही होगी तो अच्छी बात है, और अगर नहीं थी तो अब तो हो गई है कि जिस स्त्री का पति जीवित होता है उसको सधवा कहते हैं, और जिस स्त्री का पति खत्म हो जाता है, मर जाता है, उसको विधवा कहते हैं। नेक्स्ट है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुमुक्षु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द में क्या है? कृतज्ञ, उपकृत, उपकारी या कृतार्थ? इसका राइट आंसर है उपकृत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है। द्रोण, बेसिन, घाटी, उपत्यका? अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द कौन सा है? बिल्कुल, ये है उपत्यका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अब यहाँ से मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्न आएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको कई ढेर सारे मज़ेदार मुहावरे और लोकोक्तियाँ मिलेंगी पढ़ने के लिए, और इसका अर्थ भी जानने के लिए। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और लास्ट में हमको कमेंट करके बताइएगा कि इतने आसान प्रश्नों में आपके कितने अंक आए हैं टोटल। अंधे के हाथ बटेर लगना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, या भाग्य से कोई वस्तु मिलना? अब बताइए, अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ क्या है? बिल्कुल, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, क्योंकि जो अंधा है उसके हाथ बटेर लग भी गया तो क्या कर सकता है ना? वो पकड़ तो पाएगा नहीं क्योंकि अंधा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति अयोग्य है, और भले ही चाहे कितनी महत्वपूर्ण वस्तु उसको प्राप्त हो जाए पर उसके लिए ना के बराबर है। नेक्स्ट, आँख का पानी ढल जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछुड़ जाना, निर्लज्ज हो जाना या अत्यंत क्रोधित होना? इसका राइट आंसर है निर्लज्ज हो जाना। आँख का पानी ढल जाना मतलब निर्लज्ज हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, थाली का बैंगन, थाली का बैंगन से क्या अभिप्राय है? अधिक चिकना, चौड़ा होना, सिद्धांतहीन व्यक्ति या गोल होना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति, है ना। जैसे थाली में बैंगन रखा होता है, किसी भी दिशा में वो मतलब मुड़ जाता है, किसी भी दिशा में झुक जाता है, उसका कोई सिद्धांत नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं थाली का बैंगन, ऑप्शन नंबर सी, सिद्धांतहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है, तलवार की धार पर चलना। अब बताइए, तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ क्या है? नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या बहुत कठिन कार्य? तो दोस्तों, तलवार की धार पर चलना कोई मतलब आसान कार्य थोड़ी है, क्या है? बहुत कठिन कार्य करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। सॉरी, अगर आपको बड़ा काम करना है तो उसके लिए आपके पास साधन भी ज़्यादा होने चाहिए।
इसीलिए बोला गया है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, क्योंकि चूहे में चाम ही कितना होता है, उसमें कितना चमड़ा निकलेगा और उसमें से नगाड़े थोड़ी मढ़े जाएंगे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि सीमित साधनों से बड़े काम नहीं हो पाते हैं, इसीलिए कहा गया चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। नेक्स्ट है कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? कम सुनना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात ना मानना या कान का कमज़ोर होना। क्या है इसका उत्तर? बिल्कुल सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, मतलब कान का कच्चा होना, जो जैसा बता दिया वैसा मान लिए। ठीक, सच्चाई क्या है उसको जाने बगैर विश्वास कर लिए। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना। इसका सही अर्थ क्या है मुहावरे का? दीपावली मनाना, धनवान होना, खुशी मनाना या रोशनी करना। तो भाई घी के दिए जलाकर थोड़ी कोई रोशनी करेगा। ठीक है, घी के दिए जलाने का मतलब है खुशी मनाना, है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ बैल मुझे मार। आ बैल मुझे मार कहावत का अर्थ क्या है? छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, बलशाली के सामने वीरता दिखाना या कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो क्या है आ बैल मुझे मार? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट है सिर पर पाँव रखकर भागना। मुहावरे का अर्थ क्या है? सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना या चोट पहुंचाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुरंत भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अधजल गगरी छलकत जाए। ये लोकोक्ति का तात्पर्य है। इस लोकोक्ति का क्या तात्पर्य है? ये इसमें एक ही स्टेटमेंट लिखा है, पूरा इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अब भरी गगरिया चुप्पे जाए। ये इसका पूरा ये लाइन है, पर इसमें एक ही लाइन लिखा गया है, अधजल गगरी छलकत जाए। ये लोकोक्ति है, तो इसका मतलब क्या है? कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन, गगरी से पानी गिरना, अपनी बुराई ना देखना या जिम्मेदारी ना समझना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बिल्कुल निर्लज्ज होना, मतलब चिकना घड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, निर्लज्ज हो। नेक्स्ट आम के आम गुठलियों के दाम। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मतलब आम के आम मिल गए, गुठलियों के दाम भी मिल गए। इसका अर्थ है कि दोहरा लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आग में घी डालना। मुहावरे का अर्थ क्या है? यज्ञ करना, खुशी मनाना, रोशनी करना या क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। तो आग में घी डालने का काम कौन करता है? जो चमचे होते हैं, ठीक है, जो भिड़ाने वाले व्यक्ति होते हैं। मतलब क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना आग में घी डालने के समान है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? उठपटांग बात करना, राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, आकाश पाताल का अंतर होना और बहुत बड़ा होना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आकाश पाताल का अंतर होना, है ना। कुछ लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को सोचे रहे होंगे कि राजा और सामान्य व्यक्ति की तुलना, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के राजा थोड़ी होता है कि हर व्यक्ति का जो तुलना है तो सामान्य व्यक्ति से किया जाए। ज़रूरी नहीं कि जो व्यक्ति राजा हो उसी की तुलना सामान्य व्यक्ति से की जाए, ठीक है। कोई धनवान व्यक्ति है, ठीक है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा है और अनपढ़ से उसकी तुलना होती है, ठीक है, तो वहाँ भी कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। या कि कोई अमीर आदमी है किसी गरीब की तुलना से करते हैं तो वहाँ भी कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका कुल मतलब कहने का है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है, वहाँ पे इस लोकोक्ति को बोला जाता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मतलब आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत ज़्यादा अंतर होना। जितना अंतर, जितना फासला आकाश और पाताल के बीच में है, उतना ज़्यादा जब फासला होता है, अंतर होता है, वहाँ पे इस लोकोक्ति को बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है
दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हैरान होना। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से टोटल 150 क्वेश्चन हमने कराए हैं और आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये पूरे क्वेश्चन कैसे लगे और आपके कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीडियो देखने के लिए और आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।